एक ऐसा राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, शक्ति और सम्मान, लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं मिली। और फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, राजगद्दी भी, परिवार भी, और निकल पड़ा सत्य की खोज में। आज की कहानी है गौतम बुद्धा की, एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये बहुत ही हैरान करने वाली बात नहीं है कि जिस प्राचीन धरती यानी मगध ने हमें अहिंसा का इतना बड़ा दर्शन दिया, उसी धरती ने भारत के सबसे क्रूर और विशाल सैन्य साम्राज्य को भी जन्म दिया। आज की इस गहरी चर्चा में प्राचीन मगध के इसी अद्भुत और गहरे विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही जगह से युद्ध और शांति की दो बिल्कुल विपरीत धाराएं निकलीं। तो आज के इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले बात करेंगे मगध के उदय की, फिर देखेंगे कि सन्यासी धर्मों का जन्म कैसे हुआ। इसके बाद मौर्य साम्राज्य, फिर कलिंग युद्ध का वो खौफनाक मंजर, और वहां से सम्राट अशोक के शांति के मार्ग पर मुड़ने की कहानी। और हाँ, आखिर में नालंदा की उस महान विरासत पर भी चर्चा होगी। भाग 1, मगध का उदय। अब आधुनिक बिहार के इस हिस्से पर अगर गौर करें तो पटना, गया और राजगीर जैसे शहर साफ नजर आते हैं। इतिहास गवाह है, यही वो जगह थी जो करीब 1000 सालों तक सत्ता, शिक्षा और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बनी रही। प्राचीन काल में राजगीर मगध की राजधानी हुआ करती थी, और इसे ऐसे ही नहीं चुना गया था। ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत ही सुरक्षित थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई और चारों तरफ से मजबूत पत्थर की दीवारों से ढकी हुई। मतलब दुश्मनों के लिए इसे भेदना लगभग नामुमकिन सा था। शुरुआती दौर में मगध की जो सैन्य ताकत थी वो बेहद क्रूर और आक्रामक थी। राजा बिंबिसार वो पहले शासक थे जिन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी यानी एक परमानेंट सेना बनाई। लेकिन सत्ता की भूख भी क्या चीज है। उनके ही बेटे अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया और गद्दी हथिया ली। अजातशत्रु युद्ध के मैदान में भी कुछ कम नहीं था। लिच्छवियों के खिलाफ उसने कैटपुल्ट जैसे बड़े पत्थर फेंकने वाले खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो ये बात एकदम साफ है कि मगध की जो नींव थी वो गहरी हिंसा और सैन्य ताकत से ही रखी गई थी। भाग 2, सन्यासी धर्मों का जन्म। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि युद्ध और मारकाट से घिरे इसी मगध क्षेत्र में एक बिल्कुल नई और विपरीत विचारधारा भी पनप रही थी। यहीं से अहिंसा का दर्शन सामने आता है, जिसका सीधा सा मतलब है किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाना। बौद्ध और जैन जैसे सन्यासी धर्मों ने इस सोच को आगे बढ़ाया, और इसका असर इतना गहरा हुआ कि लोगों ने बड़ी संख्या में शाकाहार अपनाना शुरू कर दिया, और जानवरों की बलि पर तो जैसे रोक ही लगने लगी। उस समय की लगातार होती हिंसा के बीच ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और शांतिपूर्ण विकल्प था। और सच कहें तो यही वो समय था जिसने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। साल 537 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने मगध के ही बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, और ठीक इसी समय के आसपास वैशाली के पास भगवान महावीर जैन धर्म के दर्शन का प्रचार कर रहे थे। ये सिर्फ धार्मिक घटनाएं भर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। एक तरफ राजा खून खराबे से अपनी सीमाएं बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ मगध दुनिया की आध्यात्मिक और दार्शनिक राजधानी बन रहा था। भाग 3, मौर्य साम्राज्य। अहिंसा के इस उदय के बावजूद मगध की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं वो थमी नहीं थीं। इतिहास के इस दौर पर एक नज़र डालते हैं। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। भारतीय इतिहास में ये पहली बार था जब लगभग पूरा उपमहाद्वीप एक केंद्रीय शासन के अधीन आया हो। फिर उनके बेटे बिंदुसार ने इस साम्राज्य को दक्षिण के दक्कन पठार तक फैला दिया, और 268 ईसा पूर्व तक आते आते जब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक ऐसा विशाल साम्राज्य मिला जिसकी सीमाएं फारस और मध्य एशिया तक छूती थीं। जाहिर है, इतना विशाल साम्राज्य सिर्फ एक बड़ी सेना के दम पर तो नहीं चल सकता था ना। इस ताकत को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए थी। अनुमान है कि उस समय मौर्य साम्राज्य की कुल आबादी करीब 1.5 से 3 करोड़ के बीच थी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिक्कों का चलन शुरू हुआ। उत्तरापथ नाम का एक प्रमुख रास्ता अफगानिस्तान को सीधे पटना से जोड़ता था। इसके अलावा गंगा जैसी नदियों और समुद्र के जरिए भी खूब व्यापार होता था। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद समृद्ध और आपस में जुड़ा हुआ साम्राज्य था। भाग 4, कलिंग युद्ध। अब यहाँ एक सवाल उठता है। अशोक के पास तो पहले से ही सब कुछ था,
फिर उन्होंने कलिंग, जो आज का ओडिशा है, जैसे शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य पर हमला क्यों किया? दरअसल कलिंग मौर्य साम्राज्य के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती था। कलिंग के पास एक बेहतरीन नौसेना थी जो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री व्यापार पर अपना दबदबा रखती थी। अपने साम्राज्य के व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए अशोक ने इस आज़ाद राज्य को कुचलने का फैसला किया। लेकिन इस महत्वाकांक्षा की कीमत वो बहुत ही भयानक थी। 2.5 लाख, ये संख्या अपने आप में रोंगटे खड़े कर देती है। कलिंग युद्ध में लगभग 100,000 सैनिक मारे गए और करीब 1.5 लाख निर्दोष नागरिकों को बंदी बनाकर वहां से निकाल दिया गया। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे खूनी और विनाशकारी युद्धों में से एक था। युद्ध के मैदान पर बस मौत और तबाही का ही मंजर था। इतिहास के पन्नों में दर्ज इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। देवताओं के प्रिय को कलिंगवासियों पर विजय प्राप्त करने का गहरा पछतावा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये खुद एक विजयी सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख है। प्राचीन इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई शक्तिशाली सम्राट युद्ध जीतने के बाद अपनी गलती माने और सरेआम इतना गहरा पछतावा व्यक्त करे। कलिंग में जो खून बहा, उसने अशोक को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। भाग 5, अशोक का शांति का मार्ग। और ठीक यहीं से मगध और देखा जाए तो पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। ये बदलाव 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच का था। एक तरफ वो पुरानी व्यवस्था थी, युद्ध से विजय, जिसमें सैन्य ताकत और लाखों मौतों के जरिए सीमाएं बढ़ाई जाती थीं। और दूसरी तरफ था अशोक का ये नया मार्ग, धम्म से विजय, यानी धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलना। अशोक ने सेनाएं भेजने के बजाय ग्रीस, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने शांतिदूत और राजनयिक मिशन भेजे। उन्होंने युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। अशोक का ये शांति का संदेश सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। उनके उठाए गए कदम ये साबित करते हैं कि वो इतिहास के शायद सबसे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने राज्य के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लागू किया। शाही शिकार छोड़ दिया गया, जंगलों को बेवजह जलाने पर रोक लग गई और जानवरों को लड़ाने वाले क्रूर खेलों को बैन कर दिया गया। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के इलाज के लिए भी अस्पताल बनवाए। ये सच में अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। भाग 6, नालंदा की विरासत। अशोक के जाने के बाद भी मगध की ये शांति, अहिंसा और ज्ञान की खोज वाली विरासत कई सदियों तक कायम रही। इसका सबसे शानदार उदाहरण है नालंदा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के इन खंडहरों की संरचना को देखने भर से ही इसकी विशालता का अंदाजा लग जाता है। 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक बिना किसी रुकावट के ये दुनिया का सबसे प्रमुख आवासीय विश्वविद्यालय बना रहा। ये सिर्फ कुछ इमारतें नहीं थी, ये तो ज्ञान और खुले विचारों का एक पूरा शहर था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये संख्या है 10,000। अपने सुनहरे दौर में नालंदा में चीन, कोरिया, तिब्बत और मंगोलिया जैसे कई देशों से आए करीब 10,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र एक साथ रहते और पढ़ते थे, और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 विद्वान शिक्षक मौजूद थे। दर्शन, गणित, चिकित्सा और बौद्ध धर्म जैसे विषयों पर यहाँ जबरदस्त बहसें होती थीं। और हाँ, यहाँ एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती थी। चीन से आए मशहूर विद्वान हुएनत्सांग, जिन्होंने खुद नालंदा में पढ़ाई की थी, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। जरा सोचिए, कौन इस ज्ञान का अकेले आनंद लेना चाहेगा और उन लोगों को भूल जाना चाहेगा जिन्हें अभी तक ज्ञान नहीं मिला है? ये बात नालंदा की असली भावना को दर्शाती है। ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना था, बल्कि सभी सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया को शिक्षित करना था। और ये शानदार विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। साल 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस प्राचीन ज्ञान केंद्र को फिर से खड़ा करने का विजन रखा। आज कई एशियाई देशों के साथ मिलकर आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से तीसरी सहस्राब्दी के लिए शांति, शिक्षा और ज्ञान के एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर प्राचीन मगध जैसा एक साम्राज्य, जो कभी अपनी क्रूरता और युद्धों के लिए जाना जाता था, अपना रास्ता पूरी तरह बदलकर दुनिया को शांति, अहिंसा और शिक्षा का एक स्वर्णिम युग दे सकता है, तो जरा सोचिए, आज की इस आधुनिक दुनिया में हम कितने गहरे और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
इतिहास हमें यही सिखाता है कि शांति का चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।